हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। हम इस चैनल पे सारे के सारे जनरल स्टडीज जो कि यूपीएससी और अदर एग्जाम से रिलेटेड है उन सब के सीरीज लेके आ रहे हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी को शुरू कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी से फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 9 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 10 है वो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम्स के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे पेड कोर्सेज की जानकारी आपको हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे मिल जाएगी, तो आप वहां जाके खुद ही देख सकते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 और इसका नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। तो फिजिकल ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स, वेदर सिस्टम्स, क्लाइमेट सर्कुलेशन, इन सब का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, खास करके जब हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं। तो इस चैप्टर का इसीलिए वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एयर के सर्कुलेशन से रिलेटेड है, कि हवा धरती पे कैसे चलती है, कैसे सर्कुलेट करती है, कैसे एक्सपैंड करती है गर्म हवा और कंप्रेस हो जाती है जब वो ठंडी हो जाती है। इसी से सारा सर्कुलेशन पैटर्न चलता है हमारे धरती पे। और इसके लिए हमारा एटमॉस्फेरिक हीटिंग एंड कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सोलर इंसोलेशन के पैटर्न्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की गई है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ऐसी चीज है, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं हम, कि प्रेशर में जो ये डिफरेंस है एक डिग्री से दूसरे डिग्री में, यही सारी चीजों को ट्रिगर करता है, यही इसको चलाता है। तो अगर आप देखेंगे कि weight of column of air contained in a unit area from mean sea level to the top of atmosphere is called atmospheric pressure। ये इसका एक सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें मीन सी लेवल पे जो प्रेशर है उसको एक बेंचमार्क लिया जाता है और उससे जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो प्रेशर कैसे बदलता है इसको आप देख सकते हैं। तो यहां पे लिखा है कि एट सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1013.2 मिलीबार। और अगर आप देखेंगे कि ये चेंजेस कैसे होता है तो यहाँ पे आपको टेबल भी दिया गया है। इसमें आप देखिए सी लेवल पे क्या है, फिर 1 किलोमीटर अबव जो है वो घट जाता है और ऐसे 10 किलोमीटर अबव जाते जाते घटता है, यानी प्रेशर घटता जाता है। और टेम्परेचर का पैटर्न भी आप देखिए साथ में घटता हुआ आपको नजर आता है। तो ये एक बहुत कॉमन सा एक फिनोमेना है जो धरती पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इससे क्या होता है। तो इससे हमारा वेदर सिस्टम्स कंट्रोल होता है। इसीलिए हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर दोनों देखने की जरूरत है। तो जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दो जगहों के बीच में सतह पे हॉरिजॉन्टली अलग अलग प्रेशर सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि हीटिंग एंड कूलिंग का पैटर्न अलग अलग है। और इसमें आप देख सकते हैं, जिसको आइसोबार्स की प्लॉटिंग से हम दिखाते हैं कि कहां पे लो प्रेशर है, कहां पे हाई प्रेशर सिस्टम है। और इन्हीं लो प्रेशर और हाई प्रेशर सिस्टम्स के अंदर ये सारे एटमॉस्फेरिक फिनोमेना काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे नीचे एक मैप भी दिया गया है वर्ल्ड का, जहां पे एच और एल दिया गया है, लो प्रेशर सिस्टम्स और हाई प्रेशर सिस्टम्स। यानी ध्यान रहे कि विंड का जो डायरेक्शन होगा वो हाई से लो की तरफ जाएगा। लो प्रेशर सिस्टम्स हमेशा विंड को अट्रैक्ट करते हैं। और लो प्रेशर सिस्टम्स कैसे क्रिएट होता है, जब किसी जगह पे हीटिंग होती है तो वहां की हवा ऊपर उठती है और ग्राउंड पे लो प्रेशर हो जाता है जब हवा ऊपर उठती है। सिमिलरली हाई प्रेशर कैसे होता है, जब हवा नीचे बैठती है वहां पे। और इन्हीं लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में सारा का सारा फिनोमेना होता है। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे दिखा गया है। तो यहां पे आप देखिए ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है और इसके आसपास आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है वो लो प्रेशर सिस्टम्स का एरिया माना जाता है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा हीटिंग होती है सोलर इंसुलेशन से। और अगर आप आगे जाएंगे तो देखेंगे यहां हाई प्रेशर सिस्टम्स है। तो हाई और लो के बीच में हमेशा क्या होता है, विंड मूवमेंट होता है। और फर्दर आप और देख सकते हैं मैप को, यहां पे आप देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम्स बदलती रहती है, क्योंकि सोलर इंसोलेशन का पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसी से ये ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है और ये इफेक्ट करता है। तो फोर्सेस अफेक्टिंग वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारे वेलोसिटी ऑफ विंड को, उसके डायरेक्शन को इफेक्ट करता है,
ये जानने की हमें जरूरत है। और इसमें सबसे प्रोमिनेंटली अगर आप देखेंगे तो कुछ फोर्सेस के नाम, जैसे कोरियोलिस फोर्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कि हम देखेंगे। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में जो एक ग्रेडियंट है, जो एक स्लोप है फोर्स का, वो कैसा है। तो यहां दिया गया है डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस अ फोर्स, कि अलग अलग जगह पे प्रेशर अलग अलग होगा तो एक फोर्स क्रिएट होगा, और इसी को आप प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं, जिसको हम आइसोबार्स के मैपिंग से दिखाते हैं। फिर एक बात कही गई है फ्रिक्शनल फोर्स, और इसमें आप देखेंगे स्पीड ऑफ विंड जो है ये बहुत इफेक्ट होता है फ्रिक्शन से। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां समझना कि इट इज ग्रेटेस्ट एट सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा कहां होगा, सरफेस के करीब, और जैसे जैसे सरफेस के ऊपर आप जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स घटता जाता है, राइट। और यहां देखिए कि जनरली इसका इन्फ्लुएंस 1 से 3 किलोमीटर तक ज्यादा होता है, उसके बाद ये कम होता जाता है। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स क्या है, तो आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखिए कि कोरियोलिस फोर्स रोटेशन ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस रोटेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो कि द वर्ड कोरियोलिस इन्हीं फ्रेंच फिजिसिस्ट के नाम पे 1844 में दिया गया था। और ये बताता है कि किस तरीके से ये काम करता है, हवाओं को कैसे डिफ्लेक्ट करता है। मतलब धरती क्योंकि अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो हवा स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता है, हवा हमेशा बेंड करेगा अपने से लेफ्ट या राइट की तरफ। तो अगर आप देखेंगे कि राइट डायरेक्शन में जाता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है जब वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो इसको आप वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिट्यूडनल एंगल से। इसका क्या मतलब, कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहां पे होगा, पोल्स पे सबसे ज्यादा होगा, और इक्वेटर पे नियरली जीरो होता है, एब्सेंट होता है। ये बात आप समझ के ध्यान से रख सकते हैं। और इसी के थ्रू आप देखेंगे कि हवाओं का डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल होता है। तो विंड सर्कुलेशन और उसका डायरेक्शन जो है इन फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब आते हैं यहां पे, देखते हैं कि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट कुछ बातें कही गई हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होता है आइसोबार के। अब आइसोबार क्या है, वो लाइंस हैं जो सेम प्रेशर को ज्वाइन करती हैं, ये लाइंस। तो इसके परपेंडिकुलर होता है हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो आइसोबार के। और हायर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मतलब ज्यादा वेलोसिटी है हवा की, और इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होने के भी चांसेस है। तो इक्वेटर पे क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स जो है वो जीरो होता है, और विंड जो है वो परपेंडिकुलर टू आइसोबार चलेगी। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो वन लाइनर्स हैं इसको आप इस पर्टिकुलर वीडियो और डायग्राम से समझ सकते हैं। अब प्रेशर एंड विंड को थोड़ा देखें, रिलेशनशिप क्या है। तो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड आर नॉट रिजल्ट ऑफ विंड जनरेटिंग फोर्सेस, ये ध्यान रखना। तो आप देखेंगे यहां लिखा है द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड आर नेट रिजल्ट ऑफ विंड जनरेटिंग फोर्सेस। तो इसमें कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के जो बैलेंस है इसकी बड़ी रोल है। और इसमें एक शब्द और है जियोस्ट्रॉफिक विंड, इसको कैसे समझें, कौन सा विंड है। तो ध्यान रहे, एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है और एक कोरियोलिस फोर्स है, जो कि आप देख सकते हैं, राइट। और यही दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है। तो जब ये ऐसा सिचुएशन हो जाए कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कंप्लीटली बैलेंस हो जाए कोरियोलिस फोर्स से, तो इसके थ्रू होता क्या है कि एक विंड जो है वो आइसोबार के पैरेलल चलनी शुरू हो जाती है। यानी इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ नहीं होता, इसका डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप देखें, ये पैरेलल टू लैटिट्यूड चलने वाली जो प्रॉब्लम, जो विंड्स हैं ये क्रिएट होती हैं, और इन्हीं को हम जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहते हैं। जियो का मतलब अर्थ और स्ट्रॉफिक का मतलब टर्निंग। अर्थ के टर्न के साथ साथ जो विंड टर्न कर जाए, और इतना ज्यादा टर्न कर जाए कि ये पैरेलल चलने लग जाए आइसोबार के या लैटिट्यूडनल लाइंस के, आप ऐसे समझ सकते हैं, तो इसको जियोस्ट्रॉफिक विंड बोलेंगे। और इसी का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का डायग्राम भी यहां पे दे दिया गया है कि क्या होता है सिचुएशन। अब बात करते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान से नोट करके रख लीजिए कि पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स लार्जली डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। कौन से फैक्टर है, लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, क्योंकि हर लैटिट्यूड पे इंसुलेशन अलग अलग होता है, इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर हाई प्रेशर, और माइग्रेशन ऑफ दीज बेल्ट्स। अब ये प्रेशर बेल्ट हर जगह फिक्स नहीं होते, लो प्रेशर सूरज के रोशनी के साथ साथ ऊपर और नीचे होता रहता है, तो हाई प्रेशर भी चेंज होता रहता है। तो ये माइग्रेशन ऑफ बेल्ट अलोंगसाइड सन, ये बड़ा जरूरी है समझना। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, क्यों, क्योंकि हीटिंग ऑफ लैंड जल्दी होता है,
और हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशन देर से होता है, तो ये डिफरेंसेस का काम करता है, ग्रेडियंट बनाने का काम करता है। इसलिए ये सारे फैक्टर बड़े जरूरी हैं समझने के लिए। तो इसी में आप देखेंगे यहाँ पे एक बॉक्स भी दिया गया है, पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। तो साइक्लोन में याद रहे कि लो प्रेशर सेंटर में होता है और विंड्स सेंटर की तरफ जाती है, ये है साइक्लोनिक। और जब एंटी साइक्लोन की बात करेंगे तो विंड्स बाहर की तरफ जाती हैं सेंटर से। इसको आप जान सकते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की तरफ भी, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की तरफ भी आप इसको देख सकते हैं, ये इसमें दिया गया है। तो ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि ये कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। अब एक स्कीमेटिक डायग्राम को आप जरूर बना लीजिए और इसको समझ लीजिए कि देखिए क्या होता है। तो यहां से ये हवा इधर आ रही है, ये हवा इधर आ रही है और एक सेल क्रिएट कर रही है, यानी एक सर्कुलेशन यहां हो रहा है। फिर यहां से एक हवा इधर को जाती है और यहां से एक हवा इधर को आती है, तो ये ऐसे मूव करती है और ये आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे सेल क्रिएट करते हुए दिखेगा। तो इसी को हम देखेंगे हैडली सेल, फेरेल सेल और पोलर सेल कहा गया है। यही ट्राई सेल्यूलर मॉडल है हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का। और ये सेल के लिए ये तीनों फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स, यही बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आपने देखा सीजनल माइग्रेशन पैटर्न जो होता है हमारे प्रेशर बेल्ट्स का, तो ये सारा बहुत जरूरी है समझना। तो आप देखिए यहाँ पे ये सारा डिटेल में दिया गया है, आप इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, जिसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, यहाँ पे क्या कन्वर्ज हो रहा है, दोनों हेमिस्फीयर की हवाएं कन्वर्ज हो रही हैं, राइट। और ये कभी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है, कभी साउथ की तरफ, क्योंकि सन वर्टिकल होता है नॉर्थ में और साउथ में 6 मंथ नॉर्थ 6 मंथ साउथ, तो इसकी वजह से ये चेंज होता रहता है। और इसी की वजह से ये सारे के सारे हैडली फेरेल पोलर सेल्स क्रिएट होते हैं, आपने देखा यहाँ पे। और इससे रिलेटेड कुछ और फिनोमेना है जो ग्लोबल सर्कुलेशन के लिए ध्यान रखने की जरूरत है, जिसमें यहाँ पे जनरल सर्कुलेशन में कुछ बातें कही गई हैं, जिसमें एल नीनो, ला नीना, ये जो कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खास करके इंडिया में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मॉनसून के लिए। तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जिसको हम बोलते हैं, ये इन्हीं चीजों की वजह से पैसिफिक में होता है। तो इसमें आप और डिटेल देख सकते हैं फर्दर कि सीजनल विंड की पैटर्न्स की बात भी की गई है। तो सीजनल विंड्स क्या है, आप देखेंगे कि इसमें सीजनैलिटी इन्वॉल्व है, ये हमेशा नहीं फ्लो करती एक पर्टिकुलर वे में, बट डिफरेंट सीजन में ये शिफ्ट होती रहती है। क्यों शिफ्ट होती है? क्योंकि हीटिंग और प्रेशर और विंड बेल्ट में चेंज होता रहता है, राइट। तो यहां पे आप देखेंगे फर्दर एक शब्द और है, लोकल विंड्स। अब ये लोकल विंड क्या है? प्लैनेटरी विंड तो आपने समझा इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि कुछ विंड्स जो है जैसे नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड है, वेस्टर्ली है, पोलर ईस्टर्ली है, ये तो एक बड़े पैटर्न में ग्लोबल विंड्स की तरह काम करता है। लेकिन कुछ लोकल विंड्स भी हैं जो कि लोकल लेवल पे इन्फ्लुएंस डालती हैं, लोकल फैक्टर्स की वजह से, लोकल हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से, लोकल टोपोग्राफी की वजह से। तो इसमें आप देखेंगे कि लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का आपको यहाँ पे दिया गया है डायरेक्शन, कि लैंड हीट होता है, हवा ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे ठंडक में हवा नीचे जाती है और ये एक सर्कुलेशन होता है। तो इसको आप बोलते हैं सी ब्रीज, जो लैंड की तरफ आता है। और ठीक इसका उल्टा होता है, जब आप देखेंगे लैंड से सी की तरफ जब हवा चलनी शुरू होती है, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो ये कॉमन है। इसके अलावा आप अगर माउंटेन एरिया में जाएंगे तो माउंटेन एंड वैली विंड्स होता है। तो माउंटेन्स में क्या होता है, इसका जो सरफेस होता है माउंटेन का, ये हीट अप होता है, यहां से हवा ऊपर उठती है और रात में फिर ये वैली में नीचे गिरती है। तो ये माउंटेन एंड वैली विंड्स भी क्रिएट होती है। इसके अलावा एक शब्द यूज किया गया है, एयर मासेस। ये ध्यान रखने की बहुत जरूरी चीज है। एयर मास क्या होता है? एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर होता है जो एक बहुत लार्ज एरिया में, एक होमोजीनियस एरिया में, जो कि सिमिलर एरिया हो कैरेक्टरिस्टिक में, वहां पे बहुत देर अगर हवा रुक गई तो वहां का कैरेक्टर अपने आप में ले लेती है हवा। अगर ड्राई एरिया है तो हवा ड्राई रहेगी, अगर मॉइस्ट एरिया है तो हवा मॉइस्ट हो जाएगी। ऐसे मासेस ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं? एयर मासेस, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि एयर मास फॉर्मेशन के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, सोर्स रीजन। तो जहां जहां ये सोर्स रीजन होते हैं वहीं वो एयर मास के फॉर्मेशंस होते हैं। तो जैसे 5 मेजर सोर्स रीजन्स हैं, कौन कौन से हैं? इसको आप वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं। वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशंस, और वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड एरियाज, और कुछ परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स जो हमारे, ये मेजर एरियाज हैं, क्योंकि इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है अपने आप में, यहां हवा उनके जैसा हो जाता है, इसीलिए सोर्स रीजन जैसा होगा, एयर मास वैसा होगा, ये चीज बोलते हैं। और अकॉर्डिंगली आप अगर देखेंगे कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ एयर मास के नेम्स यहां दिए गए हैं, जैसे मैरीटाइम ट्रॉपिकल यानी MT,
ऐसे ही कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, तो शब्द है ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल एयर मास है, और मैरीटाइम या कॉन्टिनेंटल का मतलब लैंड से अंदर है या ओशन के करीब है। ओशन के करीब होगा तो उसको मैरीटाइम कहेंगे, और अगर लैंड पे होगा तो कॉन्टिनेंटल कहेंगे। ऐसे ही मैरीटाइम पोलर में भी होता है और कॉन्टिनेंटल पोलर में भी होता है। उसी तरह आप कॉन्टिनेंटल आर्कटिक और ट्रॉपिकल एयर मास का आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। और एयर मासेस जहां पे अपना एक फ्रंट, अपना एक बाउंड्री क्रिएट करती है, इसको हम बोलते हैं एयर फ्रंट्स। तो फ्रंट क्रिएशन कैसे होगा, कौन से प्रोसेस से, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रंटोजेनेसिस, यानी वार्म फ्रंट होगा या कोल्ड फ्रंट होगा। और फ्रंट आपको जैसा पता हो कि फ्रंट पे क्या होती है, लड़ाई होती है, तो अगर वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट मिलेंगे तो यहां पे वेदर चेंजेस होंगी। और कई बार अगर ये दोनों फाइट में बराबर हो जाते हैं तो इसको स्टेशनरी फ्रंट बोलती हैं। तो ये वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट जो है, ये आप कॉमनली देखेंगे इस डायग्राम में दिया गया है कि वार्म एयर अगर है तो ये ऊपर मूव करेगा, ठंडी हवा नीचे, तो वार्म एयर इसके ऊपर राइड करेगी। ऐसे ऐसे ही अगर ठंडी हवा है और वो आगे बढ़ रही है तो ये क्या करेगी, इसकी टेंडेंसी होगी धरती पे छा जाने की और वार्म एयर को रिप्लेस कर देगा ये। ऐसे ही आप देखेंगे कि ये ऑक्लूडेड फ्रंट है, जब धरती पे पूरा कोल्ड एयर और ऊपर पूरा वार्म एयर जब ऐसा पूरा रिप्लेस हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं ऑक्लूजन, यानी बंद हो गया है, शट हो गया है, राइट। तो ये जो तीन तरह के फ्रंट है ये बड़े कॉमन है धरती पे, और इन सब की वजह से क्या होगा, अलग अलग वेदर पैटर्न्स होंगे जहां जहां पे ये होंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट पे अलग अलग रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन आप देखेंगे फॉर्म्स के पाए जाते हैं। फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात की गई है। तो आप देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिक से दूर, तो यहां क्या होगा, टेम्परेट बेल्ट में वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास इक्वेटर की तरफ से जो जाती है वो वार्म, और उधर से पोल की तरफ से आती है वो कोल्ड। तो यहां ये दोनों मिलते हैं, यहां पे फ्रंटोजेनेसिस होती है, और इसकी वजह से ये साइक्लोन्स का जन्म होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायग्राम भी दिया गया है। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखिए कि कोल्ड एयर जो है वो ग्राउंड पे जाता है और वार्म एयर जो है वो ऊपर जाता है, और ये बहुत लंबे समय तक प्रेसिपिटेशन करता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाम आपने सुने होंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली इसका डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, आप देखेंगे। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली ईस्ट टू वेस्ट चलता है। तो अब ट्रॉपिकल साइक्लोन को अगर आप देखेंगे तो इनको बड़े अलग अलग नामों से जाना जाता है, बहुत कॉमन है दुनिया में ट्रॉपिक्स में, राइट। हरिकेन्स, टाइफून्स, तो हरिकेन्स अटलांटिक एरिया में बोलते हैं, टाइफून वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में, विली विली बोलते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ये क्यों होता है, तो इसको देखेंगे कि इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कहां कहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आ सकते हैं। जहां पे सी सरफेस टेम्परेचर कम से कम 27 डिग्री हो, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स भी स्ट्रांग होना जरूरी है ताकि वो घूम सके, और स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में। अगर वर्टिकल विंड स्पीड में ज्यादा वेरिएशन होगा तो साइक्लोनिक सिस्टम जो है वो टूट जाएगा, वो ट्री ऑफ साइक्लोन क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या होता है, ये आई ऑफ साइक्लोन है जो सेंटर ऑफ लो प्रेशर है, यहां से हवा ऊपर उठ रही है, आउटफ्लो हो रहा है, और फिर ये नीचे आके मॉइस्चर लेके फिर से ऊपर उठती है, और ऐसे ही एक लूप क्रिएट हो जाता है। और ये लूप जो क्रिएट होता है इसी को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं। अब थंडरस्टॉर्म्स एंड टोर्नेडोज की बात भी की गई है, ये इसी का पार्ट है। तो अगर आप देखेंगे थंडरस्टॉर्म बड़े वायलेंट होते हैं और इंटेंस कन्वेक्शन से होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, साइक्लोन थोड़े लंबे होते हैं, राइट। तो थंडरस्टॉर्म जो होता है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होता है उसमें वो बहुत बड़ा होता है, और इसमें बहुत ज्यादा तेजी से हवा चलती है और बारिश होती है, कई बार हेल स्टॉर्म्स भी आप देखेंगे इसका पार्ट होता है। और इसी को आप देखेंगे अगर टोर्नेडो के फॉर्मेशन में, तो टोर्नेडो जो है ये बहुत ज्यादा जब स्पाइरलिंग हो जाती है एक जगह पे, लैंड से एयर की तरफ ऊपर जाएंगे, और यहां पे अगर बहुत ड्रास्टिक कूलिंग, यानी 1 किलोमीटर में अगर 15 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर घट जाए, ऐसे में जब ये सर्कुलेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं टोर्नेडोज। और यहां पे आप देखेंगे टोर्नेडो जब समंदर में हो तो इसको वाटर स्पाउट्स भी कहते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, तो एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में तो नहीं दिया गया है, लेकिन इतनी बातें और इतने टर्मिनोलॉजीज आपको दे दी गई हैं। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आपको और टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी और वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। हमारे मेन
चैनल दी जियो इकोलॉजिस्ट पे क्लाइमेटोलॉजी प्लेलिस्ट में हमने इसको डिटेल में भी डिस्क्राइब किया है। लेकिन एनसीईआरटी में जितने शब्द, जितनी बातें, जितने पॉइंट्स दे दिए गए हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली काम आएंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सारी जानकारी समझ आई होगी, एक रिविजन आपका हो गया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, और इससे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट विशेस, और मिलते हैं अगले वीडियो में।